नमस्कार सभी साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार पुनः आप सभी लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपके लिए आने वाली केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी व भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है शिव सिंह सरोज। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले इतिहास का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। विकल्प सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? राहुल सांकृत्यायन, वासुदेव सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपत चंद्रगुप्त। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? हिंदी का संक्षिप्त इतिहास रामनरेश त्रिपाठी, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्ण शुक्ल, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, हिंदी पुस्तक साहित्य। ये जो माता प्रसाद गुप्त जी की रचना है, इसको क्या आधुनिक साहित्य संपत्ति का जो है बीजक इसको कहा गया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखेंगे हम लोग। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, ये तो सही है। हिंदी काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, ये भी सही है। हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास, ये भी सही है। गलत आपका होगा विकल्प डी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ नहीं है। किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना गया है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार किसको माना गया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन को प्रथम वृत्त संग्रहकार हिंदी साहित्य इतिहास का माना गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विकास के काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार क्या है? काव्य ग्रंथ, काव्यगत जनजीवन, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत, ग्रंथों की संख्या, कवियों की संख्या। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रमुख आधार क्या रहा है? प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख इसमें है, यानी किसमें है?
चंद्र पूर्व हिंदी का विवरण, रीतकालीन कवियों का विवरण, उन कवियों का विवरण जिनका निश्चित समय नहीं है, उन रचनाओं का विवरण जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा जो किया गया काल विभाजन है उसमें अज्ञात काल उसे कहा गया है जिन कवियों का विवरण निश्चित समय ज्ञात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति कौन सी है? उसमें कुछ अप्राप्य एवं कुछ परवर्ती काल रचनाएं हैं। उसमें श्रृंगार रस भी है। जिन ग्रंथों को आधार पर नामकरण किया गया उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, उनमें हठ योग की प्रधानता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो वीर गाथा काल नाम के विरुद्ध आपत्ति लोगों को रही वो ये थी कि उसमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, यानी विकल्प पे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल के अंतर्गत किस प्रकार के काव्यों की रचनाओं को स्वीकार किया है? धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य, ये सभी। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल के अंतर्गत क्या है? धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य, सभी प्रकार की रचनाओं को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आदिकाल के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा सही है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा सही है, और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा सही है। गलत क्या है? चारण काल, ये शुक्ल जी ने नहीं कहा है। किसने कहा है? ग्रियर्सन जी ने, और रामकुमार वर्मा जी ने चारण काल कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की सर्वमान्य सीमा अवधि मानी गई है 1000 से 1200 ईस्वी, 1000 से 1150 ईस्वी, 1000 से 1350 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो आदिकाल की सर्वमान्य समय अवधि क्या मानी गई है? 1000 से 1350 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है और ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। कथन किस इतिहासकार का है? कालिंगवुड, हीगल, बीको, मार्क्स। तो किसका कथन है ये? कालिंगवुड का कथन है। क्या कहते हैं कालिंगवुड जी? इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है, कालिंगवुड कहते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। कथन किसका है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। मिलान करना है। कुछ आदिकाल के नामकरण हैं और के नामकरणकर्ताओं के साथ आपको करना है मिलान। तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। आदिकाल को हजारी प्रसाद ने कहा है, ठीक है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा ठीक है, और सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा सही है। तो ये आपका सही मिलान हो गया है, और कूट के रूप में आपका जो है विकल्प ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करिए। कुछ इतिहास ग्रंथ हैं और उनके इतिहासकारों के साथ आपको मिलान करना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसका? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये गणपत चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो ये आपका सही मिलान हो गया, और कूट के रूप में विकल्प पे आपका आगे जवाब होगा। अगला है, यहाँ भी इतिहास ग्रंथ हैं और उनके इतिहासकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है। हिंदी
काव्य संग्रह, ये पंडित महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ है। हिंदी भाषा एवं साहित्य, ये बाबू श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये सूर्यकांत शास्त्री जी का ग्रंथ है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। कूट के रूप में आपका उत्तर जो होगा विकल्प ए आगे माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको, जो है बताना है कौन सी कृति किस रचनाकार की है। तो सबसे पहले है रीति काव्य की भूमिका, ये किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र जी की। हिंदी साहित्य का अतीत, ये किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। और उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये जो है ग्रंथ किसका है? उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो ये है परशुराम चतुर्वेदी का। फिर है राजस्थानी भाषा और साहित्य ग्रंथ है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का। ये आपका सही मिलान हो गया है। और कूट के रूप में विकल्प सी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबद्ध लेखकों को सही अनुक्रम में लगाना है। इतिहास लेखक आप सभी के सामने हैं, कौन से क्रम से आएंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, यानी पहले गारसा दत्तासी ने इतिहास ग्रंथ लिखा, फिर शिव सिंह सेंगर आएंगे, फिर जार्ज ग्रियर्सन आएंगे, फिर मिश्र बंधु जी आएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, तो निश्चय ही आचार्य द्विवेदी जी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। ये कथन किसका है? बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो गणपत चंद्र गुप्त जी का ये कथन है कि वे का मतलब यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, तो निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। ये गणपत चंद्र गुप्त जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है? विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ, जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। ये कथन किसका है? गणपत चंद्र गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, चतुरसेन शास्त्री, महेश दत्त शुक्ल। तो किसका है ये कथन? गणपत चंद्र गुप्त जी का है। क्या कहते हैं गुप्त जी? विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ, जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। ये कथन गणपत चंद्र गुप्त का है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ भी क्या करना है? सुमेलित करना है। तो शिव सिंह सरोज, ये ग्रंथ किसका है? शिव सिंह सेंगर का है। मिश्र बंधु विनोद किसका है? मिश्र बंधुओं का है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य शुक्ल का हो गया। और हिंदी साहित्य का इतिहास किसका हो गया? किसी का भी लगा सकते हो जब एक ही नाम है इसमें, यानी डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल। तो ये आपका सही मिलान हो गया है। और कूट के रूप में इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प ए जवाब होगा आगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये किसका इतिहास ग्रंथ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किसने लिखा है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, ये भगीरथ मिश्र ने लिखा है। ये आपका सही मिलान हो गया। कूट के रूप में विकल्प भी आपका आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, सुमेलित करिए। बताइए कौन सा इतिहास ग्रंथ किसका है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य ये किसने लिखा है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये किसका है? मोतीलाल मेनारिया।
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका है? ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और मिश्र बंधु विनोद किसका है? मिश्र बंधुओं का। आपको ध्यान में रखना है आधुनिक हिंदी साहित्य किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मेनारिया। तो ये आपका सही मिलान हो गया, कूट के रूप में विकल्प सी आपका जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा ग्रंथ किसका है। सबसे पहले हिंदी वीर काव्य, ये ग्रंथ है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का। फिर कविता कौमुदी, ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी का है ग्रंथ। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और शिव सिंह सरोज, ये जो है शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है। तो ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आगे विकल्प पे आपका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुमेलित करिए। यहाँ भी आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग, हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से किसने लिखा है? चतुरसेन शास्त्री ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा हो। फिर है साहित्य एवं साहित्य दृष्टि, ये ग्रंथ किसका है? मैनेजर पांडे का साहित्य एवं साहित्य दृष्टि। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ किसका है? आप सबको पता ही है, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री और इतिहास और साहित्य दृष्टि ये मैनेजर पांडे। बाकी आप जानते हैं ग्रंथों को। तो ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में आपका उत्तर है विकल्प बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हिंदी वीर काव्य, ये ग्रंथ किसका है? डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का है। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, ये किसका है? ग्रंथ चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य प्रभुदयाल मीतल का है ये। फिर खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ किसका है? ब्रजरतन दास का है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, ये ग्रंथ किसका है? तो ये है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। तो ये आपका सही मिलान हो गया है और उत्तर आपका कौन सा सही होगा? इसमें विकल्प भी आपका आगे जवाब होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1862, 1870, 1883, 1888। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का अतीत, ये जो ग्रंथ है इसके कौन हैं लेखक? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये ग्रंथ किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा का। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये ग्रंथ किसका है? परशुराम चतुर्वेदी का। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। तो ये आपका सही मिलान हो गया है और कूट के रूप में विकल्प भी आपका आगे उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो सर्वप्रथम लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो आपका जवाब होगा फ्रेंच भाषा में। इस्तवारदला लिटरेतूर ये हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को काल क्रमानुसार सही क्रम में लगाना है। विकल्प जो है आप लोगों के सामने है, कौन पहले आएगा इतिहास ग्रंथ, कौन सा बाद में आएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका उत्तर है विकल्प डी। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद आएगा, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, उसके बाद में हिंदी साहित्य की भूमिका और फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गारसाद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी। तो गारसाद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास जो है
किस भाषा में लिखा था? फ्रांसीसी, यानी ऊपर आया था फ्रेंच में, फ्रेंच को ही फ्रांसीसी कहा गया यहाँ। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्या है? आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो प्रकट चित्रण है आदिकाल में, भक्ति भावना भी है, श्रृंगार भी वर्णन है, और जो आदिकाल में जिसका अभाव मिलता है वो राष्ट्रीय चेतना का अभाव आदिकाल में देखा गया है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरायपाद, शालिभद्र सूर्य, चंद्रवरदाई, स्वयंभू। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरायपाद जी को माना है। फिर अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है, किसे कहते हैं? सिद्ध साहित्य तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, गलत। सिद्ध प्राप्त कवियों का साहित्य, गलत। सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, गलत। सही क्या होगा? सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? तो है वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा जो रचित साहित्य है उसे ही सिद्ध साहित्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? सरायपा, कड़ैपा, गोरखनाथ, लुईपा। सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन माने जाते हैं? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? वो हो गए कड़ैपा जी, ये सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है नाथ संप्रदाय का उदय होता है। फिर अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में होती है? नाथ संप्रदाय में, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय। तो जो नाथ कवि थे वो क्या है? नारी की निंदा करते हैं, नाथ संप्रदाय के लोग। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। तो आदिकाल में जो सर्वाधिक मात्रा में लिखा गया है वो है आपका जैन साहित्य लिखा गया। फिर अगला प्रश्न है, नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? अवहट्ट भाषा, संध्या भाषा, सदुकड़ी भाषा, अवधी भाषा। तो नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किसका? अवहट्ट भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, संध्या भाषा का अर्थ क्या है? किसे कहेंगे संध्या भाषा? तो संध्या भाषा का अर्थ क्या है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली जो प्रतीकात्मक भाषा है उसे ही संध्या भाषा कहा गया है। अगला है, संध्या भाषा का प्रयोग किया गया है सिद्धों ने, संत कवियों ने, जैन कवियों ने, अपभ्रंश कवियों ने। संध्या भाषा का प्रयोग किसने किया है? तो सिद्धों ने किया है संध्या भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासक, रसिक, रास, रासो। तो नरोत्तम जो स्वामी जी हैं वो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसिक शब्द से मानते हैं। अगला है, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, नरोत्तम स्वामी, गणपत चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन। तो रासो शब्द का संबंध रसायन से कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो में राजा बीसल देव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? राजेश्वरी, भानुमति, राजमती, संयोगिता। तो बीसल देव रासो में राजा बीसल देव के साथ किसके विवाह और वियोग की और पुनर्मिलन की कथा है? यानी पहले इसमें विवाह होता है, फिर वियोग होता है, फिर पुनर्मिलन होता है। तो राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है बीसल देव रासो में। अगला प्रश्न है, खुमाण रासो में क्या है? खुमाण रासो में देखते हैं हम लोग, पृथ्वीराज के यश का वर्णन है, गलत। राजा शिवसिंह की वीरता का वर्णन है, गलत। आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है, गलत। खुमाण रासो में क्या है? चित्तौड़ के खुमाण के युद्धों का वर्णन किया गया है खुमाण रासो में। अगला प्रश्न आपके सामने है, चित्तौड़ निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रामाणिक है? खुमाण रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसी दोनों। तो परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो इन दोनों रचनाओं को क्या है? अर्ध प्रामाणिक माना जाता है। फिर आपका प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है? यानी मुख्य इसका वर्ण विषय
क्या है पृथ्वीराज रासो का? राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा, वीर गाथा। तो पृथ्वीराज रासो क्या है? मूल रूप से ये वीर गीतात्मक काव्य है। अगला है पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है प्रबंधात्मकता का, पात्रों का नामकरण, भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता था। तो पृथ्वीराज रासो में जो सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है वो कौन सा माना जाता है? ऐतिहासिकता का इसका विवादित पक्ष है। फिर उसके बाद में पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना है? बताना है आपको। रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर, श्याम सुंदर दास। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? गारसा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो आपका उत्तर होगा गारसा दत्तासी ने चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन कहा है। अगला प्रश्न है छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। तो छंदों का अजायब घर कौन सी रचना कहलाती है? पृथ्वीराज रासो। अगला है ऐसे रासो ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर भट्ट। तो ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? तो उनका नाम क्या है? नरपति नाल। ये अजमेर के शासक से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है रासो काव्य और उसके रचनाकार के विषय में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही है वो है खुमान रासो, दलपत विजय, और बाकी क्या है? सब गलत है। चूँकि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, परमाल रासो जगनी की, हमीर रासो सारंगधर की रचना है, यानी ये सब गलत है। खुमान रासो, दलपत विजय सही है। फिर अगला है निम्नलिखित कृतियों में कौन सा कथन असत्य है उसे आपको बताना है, असत्य को बताना है। परमाल रासो जगनिक सही है, खुमान रासो दलपत विजय सही है, संदेश रासक अब्दुल रहमान सही है, जस चंद्रिका ये जिन्हें दत्त सूर्य की नहीं है, यही है आपका गलत। जय मैंग जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न आपके सामने है हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? राउलवेल, बीसल देव रासो, संदेश रासक, परमाल रासो। तो हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला जो 12 मासा है ये सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? किस ग्रंथ में? बीसल देव रासो में। फिर अगला है प्राकृत पैंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। तो प्राकृत पैंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? हमीर रासो की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? बताना है आपको। पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमैग जस चंद्रिका, हमीर रासो और पृथ्वीराज विजय, पौम चरियू और रिठणेम चरियू। तो जो ग्रंथ है राठौड़ारी ख्यात उसमें आपका जयचंद्र प्रकाश और जयमैग जस चंद्रिका जैसे 2 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया है, किसने किया है? तो भट्ट केदारकृत जयचंद्र प्रकाश में कन्नौज के राजा जयभट्ट की वीर गाथा का गान किया गया है। किसमें? भट्ट केदारकृत जयचंद प्रकाश में। अगला है आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि हैं अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, सरहपाद। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? अमीर खुसरो जी। उसके बाद में अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। रासो को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया था, उनका नाम क्या है? बलिभद्र, बलह, जल्हड़ और गुजराज। तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई तो अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए थे और उसको उनके किस पुत्र ने पूरा किया था? क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था जल्हड़। अगला है पृथ्वीराज रासो में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है? आलंबन, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन। तो पृथ्वीराज रासो में कवि ने जो है आलंबन अनुभाव का जो है चित्रण प्रकृति का किया है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो का
पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय क्या है, यानी प्रधानता किसकी है इसमें? वीर रस की, श्रृंगार रस की, प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन, युद्धों का दृश्य। तो ये वैसे देखा जाए तो बातें तो सारी उसमें मिलती हैं, लेकिन प्रधानता किसकी है? वीर रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय हैं? 72, 69, 60, 27। तो पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग या समय हैं? तो आपका उत्तर होगा 69 समय हैं पृथ्वीराज रासों में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में क्या कहा जा रहा है? रेवा तट पृथ्वीराज रासों का कौन सा सर्ग है? 22वां, 24वां, 25वां, 27वां। तो रेवा तट जो पृथ्वीराज रासों में है वो कैसा है? 27वां सर्ग है। कौन सा? 27वां सर्ग है। अगला है, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंड राय किस नगरी को जीतकर आए थे? दिल्ली, धारनगरी, देवगिरी, गजनी। तो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे चामुंड राय, वो जो है देवगिरी को जीत करके आए हुए थे। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, खालिक बारी, दो सुखने व तुगलकनामा के रचनाकार हैं। अमीर खुसरो, ढोंबिपा, स्वयंभू, देवसेन। खालिक बारी, दो सुखने व तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो जी। फिर है, खुसरो ने अनेक पहेलियाँ, मुकरियाँ, निस्बत, सुखने आदि लिखे हैं। खुसरो की पहेलियों कौन से दो रूप मिलते हैं? तो वो दो रूप हैं, अंतरलापिका और बहिर्लापिका। ये दो प्रकार की पहेलियाँ मिलती हैं खुसरो में। क्या है? खुसरो ने अनेक पहेलियाँ, मुकरियाँ, निस्बत और सुखने लिखे हैं, और इनकी पहेलियों के जो दो रूप हैं वो है अंतरलापिका और बहिर्लापिका। और बाकी सब क्या है? गलत होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अमीर खुसरो की पहेलियों में कौतूहलता और वैचित्र मिलती है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी इन मुकरियों और पहेलियों को चमत्कार पैदा किया है? तो अपहनुत अलंकार का प्रयोग करके खुसरो ने अपनी पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है। अगला है, अमीर खुसरो हिंदी के श्रेष्ठतम साहित्यकार थे। खुसरो ने हिंदी साहित्य में किस भाषा की नींव रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है? रेखता, दक्षिणी उर्दू, ब्रजभाषा मिश्रित फारसी और खड़ी बोली हिंदी। तो खुसरो ने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली हिंदी का ये जो है नींव रख करके हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं हम लोग कौन सा इनके विषय में असत्य है। अमीर खुसरो ने हिंदी खड़ी बोली की नींव रखी, ठीक है। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। अमीर खुसरो की सर्वाधिक ख्यात पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा फुटकर गीत लिखने में सही है। गलत क्या है, यानी जो सही नहीं है, अमीर खुसरो रीतिकाल के महानतम कवि एवं शायर हैं, यही गलत है। अगला है, मनोविनोद अमीर खुसरो की अद्वितीय विशिष्टता है। इसके लिए उन्होंने पहेलियों की रचना की है। पहेलियों से साम्य रखती इनकी अन्य रचनाएं हैं, तो वो आपकी कौन सी हो जाएंगी? पहेलियों से जो समानता रखती हैं इनकी अन्य रचनाएं, मुकरियाँ, निस्बतें, दो सुखने आदि। ये सब क्या है? मुकरियाँ, निस्बतें, दो सुखने इनकी पहेलियों से समानता रखते हैं। अगला है, विद्यापत पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल रस। तो विद्यापत पदावली में किसकी? श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसकी है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यापत की पदावली में है क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार की प्रधानता, भक्ति श्रृंगार दोनों में। तो विद्यापत की पदावली में क्या है? भक्ति और श्रृंगार दोनों रसों की प्रधानता, यानी दोनों रस दिखाई पड़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं विद्यापत की नहीं हैं? गयापत तलक, शैव सर्वस्वसार, वर्णकृति, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सभी रचनाएं विद्यापत की हैं। और बरवय, रामायण और गीतावली ये रचनाएं नहीं हैं विद्यापत जी की। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विद्यापति विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। वे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति ने अपनी रचना पदावली में किन भाषाओं का उल्लेख किया है? अवहट्ट संस्कृत, ब्रजबुली मैथिली, प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली ब्रजभाषा।
तो विद्यापति जी विभिन्न भाषाओं के जानकार थे, कोई शक नहीं है। उन्हें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मैथिली आदि भाषाओं का ज्ञान था। लेकिन इनकी पदावली में किन भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो ब्रजबुली और मैथिली, ये इनके जो है पदावली में देखने को मिलती हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विद्यापति के वर्ण विषय से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा सही नहीं है? विद्यापति ने आलंबन की मुद्राओं, चेष्टाओं, क्रियाओं आदि का भूतपूर्व वर्णन किया है। ये बात क्या है? सही है। नायिकाओं के रूप, सौंदर्य, नक्शिक सौंदर्य आदि के माध्यम से विद्यापति ने विषय को उद्दीपन बना दिया। सही है। विद्यापति के सद्या स्नाता प्रसंग में श्रृंगार रस की अनूठी उद्भावना। सही है। गलत है आपका यही विकल्प बी, जो ये ठीक नहीं है। सूरदास की तरह विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रखा है, यही गलत है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आदिकालीन किस रचना में तिरहुत के शासक की प्रशंसा का वर्णन है? परमाल रासों में, खुमार रासों में, पदावली में, कीर्तलता में? तो आदिकाल की जो रचना है कीर्तिलता, कौन सी? कीर्तिलता। कीर्तिलता में तिरहुत के शासक की प्रशंसा की गई है। किसमें? कीर्तिलता में तिरहुत के शासक की प्रशंसा की गई है। तो प्रिय साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हम आशा करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, कक्षा को हाइप की जरूर किया करिए, आप लोग अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी और हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कराइए आप लोग। और उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद, जो अंत तक प्रतिदिन आकर के सेशन को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से नए मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।